सोनिया गांधी पर चौंकाने वाला खुलासा बीजेपी ने किया है, जिससे कांग्रेस की भी बोली बंद हो गई है। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सह अध्यक्ष के तौर पर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन से जुड़ी है। यह ऐसा संगठन है जो अलग कश्मीर का समर्थन करता है। यही नहीं, इसे हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से पैसा मिलता है। भाजपा की तरफ से रविवार को एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके कहा गया, सोनिया गांधी और कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है। पार्टी के मुताबिक सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के कारण जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्तपोषण के प्रभाव को दर्शाता है। भाजपा ने यह भी कहा कि अडानी पर राहुल गांधी के हमलों का जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाली खोजी पत्रकारों के कथित मीडिया पोर्टल OCCRP पर सीधा प्रसारण किया गया, जबकि अडानी की आलोचना के लिए राहुल भी इसका इस्तेमाल स्रोत के तौर पर करते हैं। यह सब भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के उनके प्रयासों को उजागर करता है। पार्टी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर पूर्व में सार्वजनिक तौर पर जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना मित्र बता चुके हैं। भाजपा ने आरोप ऐसे समय में लगाया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से वित्त पोषित संगठन और वॉशिंगटन की सरकारी संस्थाओं से जुड़े तत्व भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल हैं। अमेरिका के बयान के बाद शशि थरूर ने कहा कि भाजपा ना तो लोकतंत्र को समझती है और ना ही कूटनीति को। वो तुच्छ राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि वे लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस और जीवंत स्वतंत्र नागरिक समाज संगठनों के महत्व को भूल जाते हैं। यह हमलावर व्यवहार भारत के लिए शर्म की बात है। शनिवार को अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इन आरोपों को निराशाजनक बताया और कहा कि अमेरिका मीडिया की स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन करता है। दूतावास ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐसे संगठनों को फंड देता है जो पत्रकारों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर काम करते हैं, लेकिन उनके सांप्रदायिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस पूरे मामले पर 10 सवाल पूछेंगे। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मीडिया पोर्टल संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना और हंगरी अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस विपक्ष के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अमेरिका ने माना है कि वह OCCRP को फंड करता है और जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन भी इसे समर्थन देती है। उनका कहना है कि ये लोग भारत की छवि खराब करने और मोदी सरकार को निशाना बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा नियम 357 के तहत राहुल गांधी से सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर उनकी आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। अमेरिका में पिछले महीने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर 2020 से 2024 के बीच $250 मिलियन की रिश्वत देकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने का आरोप लगाया गया था और इन प्रोजेक्ट से $2 बिलियन का मुनाफा होने की संभावना थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही है और सरकार पर अडानी का बचाव करने का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व के बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार सहित सपा नेता ने ममता बनर्जी का बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने की क्षमता है और इसी बीच पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी अपनी राय व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपना नेता के रूप में आगे लाते हैं तो यह गठबंधन निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छा नेता माना है। सत्यपाल मलिक का यह बयान ने ममता बनर्जी को एक मजबूत प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचाना है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब इंडिया गठबंधन के विभिन्न दल अपने नेतृत्व और चुनावी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने ममता और उद्धव ठाकरे दोनों को इस गठबंधन के लिए उपयुक्त नेता बताया। उन्होंने कहा, आज के समय में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मजबूत नेता कोई है तो वह ममता बनर्जी है। अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आगे आने दें तो यकीनन इंडिया गठबंधन सफल होगा और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छा नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की अगुवाई करने की इच्छा जाहिर की। शरद पवार
पवार ने शनिवार को कोल्हापुर में संवाददाताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एक काबिल नेता है और उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। इस सप्ताह की शुरुआत में ममता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए वे विपक्षी गठबंधन के संचालन की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। ममता ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब हाल में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में कांग्रेस को मिली हार और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बीच असंतोष के कारण विपक्षी गठबंधन इंडिया में मतभेद सामने आए हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। अब सभी की निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अडानी और किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर संसद में खुद को अलग थलग पाती हैं, जहां इसके कई सहयोगी इससे दूर रहते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का गठन विपक्षी दलों द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न दलों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी और इस संबंध का उद्देश्य 2024 के आम चुनावों में भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प प्रस्तुत करना था। चुनाव से पहले ही इस गठबंधन से नीतीश कुमार ने अपनी राह अलग कर ली और भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा, यदि ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस फैसले को सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने पटना के हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर अब तक कोई विचार नहीं किया है। सभी दलों के साथ चर्चा होनी है और सभी को मिलकर निर्णय लेना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सोमवार 9 दिसंबर को है और के लिए शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार की दोपहर 12 बजे तक विस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। विधान भवन सचिवालय से बताया गया कि शनिवार को स्पीकर पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कोई उम्मीदवार आएगा या निर्विरोध चुनाव होगा। इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी महाविकास अघाड़ी की शिवसेना ने कहा कि वह उम्मीदवार नहीं उतारेगी और स्पीकर का निर्विरोध चुनाव हो सकता है। हालांकि महायुति को परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना चाहिए। निवर्तमान विधानसभा में एनसीपी के नरहरी जिरवाल उपाध्यक्ष और भाजपा के राहुल नावेड़कर अध्यक्ष थे। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी इस पद को अपने पास रखने के लिए तैयार है। विपक्ष को 10% सीटें नहीं मिलने के कारण यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह विपक्ष का नेता चुने या नहीं, इसलिए अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नावेड़कर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए फिर से सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर नावेड़कर को मंत्री पद के लिए चुना जाता है तो भाजपा विधायक सुधीर मुंगाथिवार इस पद की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार भी बन गई, मगर सियासी पारा अब भी हाई है। महाराष्ट्र में अब शपथ पर सियासी अग्निपथ देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का आज से 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शनिवार को सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। शनिवार को 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने महायुति के तीनों नेताओं को विधायक के रूप में शपथ दिलाई। इस विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर शेष 287 नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे। इसी कड़ी में विधायकों का शपथ हो रहा था कि तभी उद्धव गुट वाली शिवसेना के विधायकों ने शपथ लेने से इंकार कर दिया। साथ ही एमवीए के भी अन्य विधायकों ने शपथ नहीं ली। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने इसलिए आज शपथ नहीं ली क्योंकि हमें ईवीएम पर संदेह है, यह जनता का जनादेश नहीं है। इसके बाद उद्धव गुट के विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज हमने फैसला किया है कि हमारे जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। अगर यह जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर संदेह है। इस पर अजीत पवार ने पलटवार किया। अजीत पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी आज विपक्ष ने वॉकआउट किया है। उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर किया है और मैंने ऐसी पहली दफा देखा है। चुनाव हुआ है, यहाँ वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्हें ईवीएम पर संदेह है तो उन्हें चुनाव आयोग जाना चाहिए। अगर कुछ लग रहा है तो चुनाव आयोग जाए, वहां भी न्याय ना लगे तो कोर्ट जाइए। वहां विपक्ष के कोई सीनियर नेता नहीं थे। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में 5 दिसंबर को शपथ ली। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है।
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को 15 साल में खत्म कर दिया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन महज 15 सालों में राहुल गांधी ने इसे खत्म कर दिया। आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि जल्द ही राहुल गांधी कांग्रेस के अंतिम संस्कार की तरह ही इंडिया गठबंधन का भी पिंडदान करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को खत्म करने में उन्हें 15 साल लगे। प्रमोद आचार्य ने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो अंग्रेज भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को खत्म कर उसका अंतिम संस्कार करने वाले राहुल गांधी जल्द ही इंडिया अलायंस का भी पिंडदान करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। इससे पहले भी वे कई बार बड़े कटाक्ष कर चुके हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। विपक्ष इंडिया गठबंधन ने अपना नेता राहुल गांधी को बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरी बात नोट कर लेना, जिस तरह राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार किया, उसी तरह इस इंडिया गठबंधन का बहुत जल्द वो पिंडदान कर देंगे। वहीं राहुल गांधी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए। जयपुर के पास सामोद इलाके में स्थित खेड़ापति बालाजी धाम में आयोजित कांग्रेस के सर्वोदय संगम शिविर यानी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टी की ओर से हर साल आयोजित किया जाता है। इस शिविर में देश, दुनिया और शहरी विकास की समझ को विकसित करने और वर्तमान राजनीति पर चर्चा होती है। राजनीतिक समझ बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। 2 साल पहले वर्ष 2022 में सिरोही जिले के माउंट आबू में हुए शिविर में भी राहुल गांधी शामिल हुए थे। जयपुर दौरे पर आने के दौरान राहुल गांधी के लिबास को देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती रही। राहुल आज ब्लैक कपड़ों में जयपुर आए थे। उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की ही पैंट पहन रखी थी। सुबह 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी को रिसीव किया। स्वागत के फोटोग्राफ जैसे ही सामने आए तो लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था कि राहुल गांधी का लिबास ब्लैक क्यों था। अमूमन नेता लोग ब्लैक कपड़े तभी पहनते हैं जब उन्हें किसी का विरोध जताना हो। राहुल गांधी सुबह करीब 9 बजे सामोद स्थित खेड़ापति बालाजी धाम पहुंच गए। शिविर में हुए अलग अलग सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया। शिविर में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कुल 45 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के नेताओं को इस शिविर से दूर रखा गया और इस शिविर में राहुल गांधी मार्शल आर्ट की व्हाइट यूनिफॉर्म में भी नजर आए। बताया जा रहा है कि शिविर में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी ने यह यूनिफॉर्म पहनी थी। मार्शल आर्ट की यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं।